आज हम भौतिक भूगोल में हिमनद के अपरदनात्मक स्थल रूप के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ स्थल रूप के बारे में अपन पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन भेड़पीठ सैल या रॉस मोटोने, नुनाटक, हिम सोपान, श्रृंगपूछ के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सभी स्थल रूप अपरदन के द्वारा बनते हैं, जिसमें अपघर्षण और उत्पाटन की क्रिया जो है वो सक्रिय रहती है। भेड़पीठ स्थल रूप जो हैं उसमें हिमानीकृत क्षेत्रों में हिम से अपरदित कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि कोमल ऊन वाली भेड़ बैठी हो। डी सासर महोदय ने इस प्रकार के जो टीले हैं उनको रॉस मोटोने नाम दिया, जिसे कि अपन भेड़ पीठ सैल भी कहते हैं। ये जो डायग्राम है भेड़ पीठ सैल या रॉस मोटोने, इसमें आप देख रहे हो हिमनद के प्रवाह की दिशा, यानी ग्लेशियर जिधर प्रवाहित हो रहा है उसमें आप मंद ढाल, और जब वो नीचे की ओर उतर रहा है तो वहाँ पे आप देख रहे हो तीव्र ढाल का निर्माण होता है। किस तरह से होता है ये? जब हिमनद आगे बढ़ता है तो उसके रास्ते में कभी कभी कठोर जो चट्टान हैं उनकी टीले आ जाते हैं, और ये हिमनद जो है उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। लेकिन हिमनद अपघर्षण द्वारा इन टीलों को अपरदित करके अपना मार्ग बना लेता है, और जिस ओर से हिमनद बढ़ते हैं उस ओर के अपघर्षण द्वारा टीले का जो भाग है वो घर्षित हो जाता है और चिकना और मंद ढाल वाला हो जाता है, जिसके कारण हिमनद आसानी से उस टीले पर चढ़ जाता है। लेकिन उतरते समय दूसरी ओर हिमनद द्वारा अपरदन कम होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? जब नीचे की ओर उतरता है उस समय हिम तथा शिलाखंड का संपर्क सैल से बहुत ही कम रह जाता है, तो दूसरे ढाल पर उत्पाटन की क्रिया द्वारा खरोंच जैसी पड़ जाती हैं और ढाल तीव्र हो जाता है लेकिन उबड़ खाबड़ होता है। इस तरह से चट्टानी टेले का हिमनद के सामने वाला भाग मंद ढाल वाला और दूसरा ढाल तीव्र होता है। और इसमें आप जो प्रवाह की दिशा देख रहे हो उसमें आप देख भी रहे हो मंद ढाल और तीव्र ढाल। इस तरह के टीले को भेड़ पीठ सैल या रॉस मोटोने कहते हैं। फिर अपना आता है नुनाटक। नुनाटक जो है उसको हम इस तरह बता सकते हैं कि जो विस्तृत हिम क्षेत्र हैं उनके बीच ऊंचे उठे जो टीले हैं जो चारों तरफ से हिम से घिरे होते हैं, नुनाटक कहलाते हैं। और ये जो नुनाटक हैं ये हिमनद की जो विशाल हिम राशि है उसके बीच में बिखरे हुए द्वीप के समान लगते हैं। इस कारण से हिमांतर द्वीप भी नुनाटक को कहते हैं। हिमनद द्वारा क्षितिज अपरदन तथा तुषार क्रिया और घर्षण द्वारा अपरदित होकर नुनाटक छोटा होता रहता है, और बहुत ज़्यादा अपरदन होने के बाद नुनाटक अवशेष सैल मात्र ही रह जाता है, और कभी कभी घर्षण तथा अपरदन के कारण नुनाटक घिसकर पूर्णतया खत्म भी हो जाता है। ये था अपना नुनाटक। अब अपन नेक्स्ट जो है हिम सोपान, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो डायग्राम यहाँ आप देख रहे हो हिम सोपान में, देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगता है, और एकदम सोपान जैसी आकृति और बहुत ही वृद्ध आकार होने के कारण इन सोपानों को दत्ताकार सोपान कहते हैं।
क्योंकि सीढ़ियाँ जो होती हैं वो बहुत बड़ी, देखने में इस तरह से लगते हैं कि जो सीढ़ियाँ हैं वो बहुत ही बड़ी हैं। इस कारण से इन्हें दैत्याकार सोपान कहते हैं। प्रत्येक सोपान की लंबाई कई मीटर से कई किलोमीटर तक होती है और सोपान एक दूसरे से लंबवत क्लिफ द्वारा अलग होते हैं। और ये जो हिम सोपान है, इनकी उत्पत्ति कई रूपों में होती है। जब हिमनद के मार्ग में भ्रंश के कारण कई कगार बन जाते हैं तो इनसे होकर जो हिमनद उतरता है वो हिमनद सोपान का निर्माण अपघर्षण तथा उत्पाटन द्वारा करता है। उत्पाटन की क्रिया कगार के आधार के पास होती है, जिसके कारण यहाँ पे लंबवत क्लिफ बन जाते हैं। हिम सोपान में क्लिफ के पास सिरे गहरे होते हैं। यहाँ आप देख रहे हो जैसे सीधी लाइन है, फिर ये जो गोलाकार आकृति जैसी हो गई है, तो क्लिफ के पास सिरे क्या हैं, गहरे होते हैं और जब हिम पिघल जाती है तो इन गर्तों में जल एकत्रित हो जाता है और छोटी छोटी झील जैसा निर्माण यहाँ हो जाता है। यहाँ जो एरो की सहायता से हम एक तो देख रहे हैं हिमनद का जो प्रवाह मार्ग है उसको अपन देख पा रहे हैं, और यहाँ आप हिम सोपान सीढ़ी जैसी आकृति बन रही है उसको हम देख पा रहे हैं। फिर है जो पिघल जाने पर हिम के गर्त में जल एकत्रित हो जाता है और छोटी छोटी झील का निर्माण होता है और इन झीलों को पैटरनॉस्टर झील कहते हैं। और ये जो झील हैं वो भी सोपान के साथ सीढ़ीनुमा होती हैं और देखने में ऐसे लगता है जैसे किसी माला में पिरोई गई है। नेक्स्ट जो है अपना शंखपुच्छ क्रैग एंड टेल। इसमें भी आप देख रहे हो एक तरफ क्रैग और दूसरी तरफ टेल और हिमनद के प्रवाह की दिशा। ये जो डायग्राम है इसमें इसका निर्माण किस तरह होता है। किसी हिम प्रभावित स्थल भाग में ज्वालामुखी प्लग या बेसाल्ट ऊपर गांठ के रूप में निकला रहता है, तो जिस ओर से हिमनद आता है, ये हिमनद के प्रवाह की दिशा है, उस ओर प्लग या जो ऊंचा उठा भाग है उस पर जो मिट्टी मुलायम मिट्टी का पाई जाती है उसका हिमनद द्वारा अपरदन हो जाता है और ढाल ऊबड़ खाबड़ तथा तीव्र हो जाता है। और जब ढाल से होकर हिमनद बेसाल्ट के उठे भाग या जो भी उठा भाग है उसको पार करके दूसरी ओर उतरने लगता है, तो प्लग के साथ संलग्न दूसरी ओर की मुलायम सेल का अपरदन कम होता है, क्योंकि हिमनद के द्वारा यहाँ पर सेल को संरक्षण मिला होता है। इस कारण से दूसरी ओर का ढाल मंद होता है और ये ढाल दूर तक फैला रहता है और देखने में बेसाल्ट की ग्रीवा या श्रृंग के पीछे लगी एक लंबी पूंछ के समान लगता है। यहाँ आप देख रहे हो बेसाल्ट या प्लग वाले ऊंचे भाग को श्रृंग क्रैग तथा उसके पीछे वाले भाग को पूंछ कहा जाता है। ये थे अपने अपरदनात्मक स्थल रूप। इसी के साथ जो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जो नुनाटक शंखपुच्छ भेड़पीठ सैल रॉस मुटाने और हिम सोपान फियोर्ड के बारे में। उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फियोर्ड कहा जाता है और ये एक प्रकार का तट तथा किनारा होता है। दोनों ही गोलार्ध में मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से न्यूजीलैंड, चिली, अलास्का, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, नॉर्वे आदि में ज़्यादा मिलते हैं। गहरे जल के सागरीय भाग होते हैं जिनकी दीवारें खड़ी ढाल वाली होती हैं और इसमें अनेक सहायक लटकती घाटियाँ मिलती हैं। फियोर्ड किनारे के पास
यानी स्थल जो भाग है उसके पास अधिक गहरा होता है और सागर की ओर कुछ दूर जाने पर उथला हो जाता है। इसके बाद सागर पुनः गहरा होने लगता है। इस तरह फ्योर्ड तथा सागर के मध्य एक उथला भाग होता है जिसे फ्योर्ड का चोकटा कहते हैं। यदि किसी कारण से सागर तल इतना नीचा हो जाए कि फ्योर्ड का चोकटा सागर तल से ऊपर आ जाए तो फ्योर्ड का संपर्क सागर से समाप्त हो जाएगा और ये एक जलपूर्ण बेसिन के रूप में ही रह जाएगा, जिसे फ्योर्ड झील या पिडमॉन्ट झील कहा जा सकता है। इसके निर्माण के विषय में परस्पर विरोधी मत का प्रतिपादन किया गया है। यहाँ पे दो मत हैं। पहले मत के समर्थक कहते हैं कि हिमनद द्वारा घाटियों का निर्माण सागर तल के ऊपर हुआ है। उसके बाद इन हिमानीकृत घाटियों का जलमग्न हो गया और उसके कारण फ्योर्ड तट का निर्माण हुआ। दूसरे जो मत हैं उनके अनुसार फ्योर्ड का निर्माण सागर तल से नीचे हिमनदियों द्वारा अपरदन के कारण हुआ है। हिमयुग के समय सागर तल बहुत नीचा हो गया था। हिमनद ने पूर्व स्थित जलघाटियों को अपरदन द्वारा अधिक कर दिया। हिमयुग के बाद सागर तल के ऊपर उठने के कारण हिमनदों द्वारा बनी घाटियों में जल भर जाने से फ्योर्ड का निर्माण हो गया। ये घाटियां पहले से ही गहरी थी, अतः सागर तल के ऊपर उठने पर जल से भर जाने पर और अधिक गहरी हो गई। ये जो दो मत हैं, इनके विपरीत तीसरा जो वर्ग के लोग हैं वो फ्योर्ड की उत्पत्ति विवर्तनिक जो है उत्पत्ति में अपना मत रखता है। इस वर्ग के विद्वान के अनुसार तटीय भागों में भ्रंशन के कारण ग्राबेन के जलमग्न हो जाने के कारण फ्योर्ड का निर्माण हुआ है। ग्राबेन के बारे में अपन पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन सभी विद्वान ये मानते हैं कि फ्योर्ड का निर्माण हिमनद द्वारा हुआ है।